क्लास में जो है हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू किए हैं, राजपूत वंश, ठीक है, राजपूत काल। और राजपूत काल के अंतर्गत जो है हम लोगों ने पहला राजपूत वंश गुर्जर प्रतिहार का अध्ययन अच्छे से कर लिए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, राजपूत वंश का, ठीक है, राजपूत काल का दूसरा वंश कौन सा, गढ़वाल, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा शासक नहीं है, बल्कि जितना भी शासक है 2 ही शासक हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है हर एग्जाम में, ठीक है। कहाँ से बनता है उसको जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका स्थान की बात करें, जैसा हम लोग को पता है कि कन्नौज पर जो है गुर्जर प्रतिहार का जो शासक था नागभट्ट द्वितीय, उसके द्वारा कन्नौज पर अधिकार कर लिया गया, जो कि और उसे जो है राजधानी बना गया। और नागभट्ट द्वितीय कौन था, वत्सराज का पुत्र था, ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। क्योंकि कन्नौज पर अधिकार करने के बाद उनका जो शासन काल था, जब गुर्जर प्रतिहार की स्थिति कमजोर होने लगा, फिर क्या होता है, गुर्जर प्रतिहार के स्थान पर किन वंश की नींव रखी जाती है, गढ़वाल वंश की, ठीक है, और उसी कन्नौज पर, ठीक है ना। तो याद रखना, इसका स्थान की अगर बात करें तो पूछा जाएगा गढ़वाल वंश का शासनकाल, इसका साम्राज्य कहाँ पर था, तो कन्नौज में, कहाँ पर, कन्नौज में, ठीक है। और फिर अगर इनके मूल निवास स्थान की बात करें, यानी कि गढ़वाल जो था इनका मूल निवास कहाँ था, कहाँ से आया था, ठीक है। जैसे कि तुम लोग मान लो अभी अपने एरिया में रहते हो, कोई काम हम करने या कंपनी फैक्ट्री जाते हो, या फिर जॉब में कहीं जाते हो, तो कोई दूसरा एरिया जाना पड़ता है, और नए शहर में जाके लोग सब कुछ होता है ऐसा कि नए शहर में जाके नए कंपनी में जाके इस तरह से काम करता है, वहाँ का हीरो बन जाता है, एक तरह से कंपनी ही खड़ा कर डालता है, बहुत सारा ऐसा हुआ है। और फिर क्या होता है कि मतलब अगर तुम्हारा पूछा जाएगा तुम्हारा मूल निवास स्थान कहाँ, क्या होगा, बिहार में था, ठीक है, भागलपुर में मूल निवास स्थान हो गया, लेकिन तुम्हारा साम्राज्य वहाँ पर है, तुम्हारा जो पूरा शक्ति है, पावर है, वहाँ पर है, अदर स्थान पर। तो यही बात है यहाँ पर। तो गढ़वाल जो था इसका मूल निवास स्थान था विंध्याचल पर्वत का जो पर्वतीय वन प्रांत था, वहीं पर था, ठीक है, विंध्याचल पर्वत का पर्वतीय वन प्रांत, यही था इसका मूल निवास स्थान। लेकिन बाद में इन्होंने जो साम्राज्य की स्थापना करी, कहाँ पर आकर, कन्नौज पे आकर, कहाँ पर, कन्नौज में। और किन वंश की स्थापना करी, गढ़वाल वंश की, किन वंश की, गढ़वाल वंश की। ये तुम्हारा हो गया मूल निवास स्थान। और इसका संस्थापक की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट होता है संस्थापक, किसी भी वंश का संस्थापक और उसका अंतिम शासक। अंतिम शासक का वेटेज कम है, कम पूछा जाता है, लेकिन संस्थापक कन्फर्म पूछा जाता है। तो याद रखना चीजों को। इसका जो है गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रदेव, कौन है, चंद्रदेव, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, समझ गया। जरा एक बार रीड करते हैं, और कुछ पॉइंट्स है जो नया बात अभी भी बताएंगे। देखो जरा रीड करते हैं, पृष्ठभूमि के रूप में समझते हैं गढ़वाल वंश का। तो सबसे पहले अगर स्थान की बात करें, इसे पीछे चले जाते, अगर क्रम की बात करें तो राजपूत काल के अंतर्गत जो है, राजपूत वंश के अंतर्गत जो है, यह दूसरा वंश है। क्या वंश है, दूसरा। इससे पहले और एक राजपूत वंश पर है, कौन सा, गुर्जर प्रतिहार। तो यही है दूसरा राजवंश राजपूत में, गढ़वाल। अगर इनके स्थान की बात करें तो इनका शासनकाल, इनका जो साम्राज्य था, इनका जो साम्राज्य का स्थापना किया गया किन प्रांत में, कहाँ पर, कन्नौज में, ठीक है। अगर इनकी संस्थापक की बात करें तो इनका संस्थापक चंद्रदेव था, कौन था, चंद्रदेव। और एक इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण कार्य गढ़वालों का क्या था, द्वारा जो दिल्ली का जो तोमर वंश था, उन्होंने इनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया, ठीक है, और इनका सामंत बन गया। याद रखना चीजों को, इसलिए इसकी शक्ति को पहचाना जाता है, गढ़वालों की शक्ति को। बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ, जो भी हुआ बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ। अदर प्रांत को, अदर साम्राज्य को लोहा मनवा डाला, ठीक है। इसलिए चीजों को याद रखना। गढ़वालों की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि दिल्ली का जो तोमर है उनको अधीनता स्वीकार करवाना। अधीनता कब स्वीकार कर लेता है, जब खुद को कमजोर मान लेता है, ठीक है। तो इनका अधीनता स्वीकार कर लिया, किनका, गढ़वाल का। किसने, दिल्ली का जो तोमर था, तोमर वंश का शासक सब, इसका अधीनता स्वीकार करके इनका क्या बन गया, सामंत बन गया। क्या बन गया, सामंत। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं शासकों की तरफ। तो याद रखना चीजों को, गढ़वाल वंश के अंतर्गत 2 ही प्रमुख शासक हुए हैं, बहुत ही शक्तिशाली हुए हैं दोनों का दोनों। तो याद रखना चीजों को, कौन कौन से शासक हुए हैं। पहला हुआ है तुम्हारा गोविंद चंद्र, दूसरा जयचंद, ठीक है। याद रखना चीजों को, प्रमुख शासक, पहला शासक गोविंद चंद्र, दूसरा जयचंद। इन्हीं दोनों शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे, और इन्हीं दोनों शासकों में से कुछ ऐसा बिंदु है जिससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं गोविंद चंद्र की तरफ। तो गोविंद चंद्र का जो शासनकाल है 1114 ईस्वी से लेकर 1155 ईस्वी तक, ठीक है, एक काफी लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। और फिर इनकी अगर उपलब्धियों की बात करें तो यह सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, सबसे बड़ा शक्तिशाली शासक था। और क्या होता है, यह शक्तिशाली होने के साथ ही साथ यह विद्वान शासक भी था, ठीक है। हम
पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास में, प्राचीन काल में जब पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास, तो बहुत सारा ऐसा शासक देखे जिन्होंने खुद बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी है। जैसे यह भी जो है गोविंद चंद एक शक्तिशाली शासक होता है। शक्तिशाली शासक होने के साथ ही साथ महान विद्वान भी था, कवि भी था, और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना करी। ग्रंथ का नाम बहुत ही लेंदी है, थोड़ा सा चीजों को याद रखना है। विविध विद्या विचार वाचस्पति, बोलो तो विविध विद्या विचार वाचस्पति, ठीक है, एक ग्रंथ का नाम है। फिर से रिक कर दे रहे हैं, ठीक है, विविध यहां तक बोलना है, विविध, उसके बाद विद्या विचार वाचस्पति, विविध विद्या विचार वाचस्पति। हालांकि नाम जो है लंबा है लेकिन आसान है, ठीक है, कोई टेढ़ा नहीं है। और एक इसका एक और, चूंकि हम जानते हैं ना, अगर हम क्रिकेट का प्रेमी रहेंगे तो हमारा दोस्त भी क्या होगा, क्रिकेटर ही होगा। अगर हम मान लो सिंगिंग करना पसंद करते हैं तो मेरा दोस्ती किससे होगा, सिंगरों से होगा। अगर हम मान लो हम छात्र हैं तो छात्रों से दोस्ती होगा, ना कि टीचरों से दोस्ती हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम मान लो हम छात्र हैं, क्या किसी बुढ़वा से दोस्ती हो जाएगा, नहीं होगा। या फिर मान लो किसी भैंसाड़े से दोस्ती हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग किस छात्र लोग हुए तो छात्रों से दोस्ती होगा। सेम वही बात है। अगर मान लो गोविंद चंद्र एक शासक, शक्तिशाली शासक होने के साथ अगर विद्वान कवि है, कवि भी है, विद्वान भी है, तो क्या होगा, इनके दरबार में कवियों का होना बहुत जरूरी है। और कवि होगा तो एक युद्ध और शांति मंत्री था। देखो दोनों, इस शासक हुआ, साथ ही साथ कवि भी हो गया जिन्होंने ग्रंथ की रचना कर डाली, विविध विद्या विचार वाचस्पति। उसी तरह से युद्ध और शांति मंत्री था एक इसका लक्ष्मीधर, ठीक है। और लक्ष्मीधर जो था युद्ध व शांति मंत्री था किसका, गोविंद चंद्र का। यह भी जो है लक्ष्मीधर युद्ध व शांति का मंत्री होने के साथ ही साथ, ठीक है, युद्ध व मंत्री तो था ही था, और साथ ही साथ इन्होंने एक कृत्य कल्प तरु नाम का एक ग्रंथ की रचना करी थी, ठीक है। याद रखना चीजों को, किसका नाम है, ग्रंथ का नाम है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कृत्य कल्प तरु नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया है, तो लक्ष्मीधर के द्वारा। लक्ष्मीधर कौन था, गोविंद चंद्र का युद्ध व शांति का मंत्री था, ठीक है। समझ में आया क्या, दो ही शासक पढ़ना। अगर यहां तक इन सारे पॉइंट्स को समझ गया तो समझ लो एक और शासक बचा है हमारे पास, जयचंद, तो गढ़वाल समाप्त हो जाएगा। गोविंद चंद्र के बारे में इतना याद रखना है, अगर इनके शासनकाल की बात करें तो 1114 से लेकर 1155 तक इसका समयावधि होता है, शासनकाल होता है। और यह जो है बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ, किन वंश का, गढ़वाल वंश का। और शक्तिशाली शासक होने के साथ ही साथ यह महान विद्वान और कवि भी था। इन्होंने खुद ग्रंथ की रचना कर डाली, ठीक है। ग्रंथ का नाम क्या था, विविध विद्या विचार वाचस्पति, ठीक है, विविध विद्या विचार वाचस्पति, ये इनका ग्रंथ हो गया, ठीक है। उसके बाद इनका एक युद्ध और शांति का मंत्री था लक्ष्मीधर, उनके द्वारा एक और ग्रंथ की रचना करी गई, ठीक है, कृत्यकल्प तरु। कौन सा, कृत्यकल्प तरु। हम लोग अब गोविंद चंद को समझ गए, अब हम लोग जाते हैं जयचंद की तरफ। और जयचंद के बारे में याद रखना, गोविंद चंद तो शक्तिशाली था ही था, और जयचंद उसका भी बाप निकला। कहने का मतलब इससे दुगुना पावर में कौन था, जयचंद, ठीक है। लेकिन पावर में क्या रहेगा, इनका योगदान बड़ा है लेकिन पावर में लूज है, क्योंकि हार जाता है ना ये, ठीक है। देखो ध्यान दो, यह जो है अंतिम शक्तिशाली शासक है, ठीक है, यहां तक समझ गए, शक्तिशाली शासक है। चूंकि इसका भी लंबा समय तक शासनकाल रहता है, जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर जयचंद का जो शासनकाल कब से कब तक रहा है, 1170 से लेकर 1194 तक, ठीक है, 24 वर्षों तक इनका भी शासनकाल रहा है क्या। तो याद रखना चीजों को, जयचंद के बारे में, जयचंद जो है गढ़वाल वंश का शक्तिशाली शासक था। और इनका जो है शासनकाल कब से कब तक, 1170 से लेकर 1194 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। और 1194 ईस्वी में क्या होता है कि इल्तुतमिश के द्वारा आक्रमण करा जाता और इन्हें पराजित करके ना अधिकार कर लिया जाता है कनौज का, और गढ़वाल वंश का अंत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझो यह अंतिम शक्तिशाली शासक हुआ, इज दैट क्लियर। उसके बाद यह जो है इन्होंने पूर्वी तरफ अपना विस्तार करना चाहा, पूरब की तरफ। और पता है ना पूरब की तरफ कौन बैठा है, पूरब की तरफ कौन है, बंगाल है। और तो जयचंद के द्वारा कोशिश किया गया अपने साम्राज्य को पूर्व तरफ विस्तार करें, पूरब की तरफ बढ़ाएं। लेकिन पूर्व के तरफ अपने साम्राज्य को विस्तार करने के दौरान क्या होता है, ठीक है, बंगाल का जो सेन वंश है, सेन वंश का शासक है लक्ष्मण सेन, उससे पराजित हो गया, ठीक है। याद रखना चीजों को, शक्तिशाली शासक तो था लेकिन उतना पावर में नहीं था, अगर पावर में रहता तो पराजित ना कर देता। तो पूर्व की तरफ विस्तार करने के क्रम में बंगाल का जो सेन वंश का शासक था लक्ष्मण सेन, उससे क्या होना पड़ता है, पराजित होना पड़ता है, ठीक। और यह जो है प्रख्यात कवि श्री हर्ष का इनका संरक्षण प्राप्त था। यानी कि जयचंद के दरबार में श्री हर्ष नाम का एक कवि रहता, किस नाम का रहता था कवि, श्री हर्ष।
इसलिए यहाँ पर लिखा गया श्री हर्ष को जो है संरक्षण प्राप्त था। किसका? जयचंद को। यानी कि जयचंद अपने दरबार में किसको रखता था? श्री हर्ष को। और इन्होंने 2 ग्रंथ की रचना करी। एक ग्रंथ था तुम्हारा कौन सा? नैषेध्य चरित्र, ठीक है, नैषेध्य चरित्र, और दूसरा था खंडन खंड खाद्य। याद रखना चीजों को। श्री हर्ष के द्वारा 2 ग्रंथों की रचना करी। अब पहला तुम्हारा नैषेध्य चरित्र, दूसरा खंडन खंड खाद्य। और क्या होता है जानते हो? अंतिम शासक यही है। कौन? जयचंद। इसके बाद गढ़वालों का अंत हो जाता है। क्या बताए? 1194 ईस्वी में क्या होता है? चंदावर का युद्ध होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। और चंदावर के युद्ध में क्या होता है? मोहम्मद गौरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध याद रखना जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। और यह कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। और इस युद्ध में क्या परिणाम निकला? जयचंद पराजित हो गया। किससे? मोहम्मद गौरी से, ठीक है। और इसी के साथ जो है यहाँ पर जो है इल्तुतमिश के द्वारा जो है कन्नौज पर अधिकार कर लिया जाता है। फिर गढ़वाल वंश का अंत हो जाता है। समझ में आया क्या? तो यही है तुम्हारा जयचंद के बारे में। तो एक बार री कर दे रहे हैं। और जयचंद के बारे में याद रखना है कि यह जो है गढ़वाल वंश का शक्तिशाली शासक हुआ। यह जो 1170 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, बट 1194 ईस्वी में जो है यह इसका हत्या हो जाता है, हार जाता है और गढ़वालों का अंत हो जाता है। और यह शक्तिशाली शासक हुआ। और पूर्व तरफ विस्तार करने के प्रयास में यह बंगाल का जो सेन वंश का राजा था लक्ष्मण सेन, उससे पराजित होना पड़ा। और क्या होता है? इनके संरक्षण में कवि रहता है। कौन सा कवि है? श्रीहर्ष। और श्रीहर्ष के द्वारा 2 ग्रंथों की रचना करी जाती है। कौन कौन सा? नैषेध्य चरित्र और खंडन खंड खाद्य, ठीक है। और फिर क्या होता है? 1194 ईस्वी में जो है चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी से पराजित हो जाता है और गढ़वालों का अंत हो जाता है। जयचंद का मृत्यु हो जाता है। उसी के दौरान जो है उसे पकड़ कर रखता है कुछ देर तक, उसके बाद इसका हत्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। प्राचीन काल में इसे व्यवस्था था। अगर पराजित हुआ तो सबके सामने में गल्ली उतार दिया जाता था, नहीं तो तुम सेवा सत्कार वैसा भी नहीं था। बाद में अकबर के द्वारा ऐसा नियम लाया गया, हारा तुम मरा तुम। इसलिए राजा लोग जब हारने वाला होता भागता कहाँ? पकड़ पकड़ के मार देता था, ठीक है। ऐसे होता था। आदमी कोई वैल्यू नहीं था उसमें। अलवा बैगन हो गया था उस समय। पता राजा पूरे देश को चलाने वाला, उसको गलवा काटता था। जनता लोग ताक रहा, क्या करेगा तुमको जीना है ना, सही से जियो, नहीं तो फिर शासक लोगों कैसा सब जानता है ना, सजा होता था। ऐसे बांध देता था, ऐसे लटका देता था ऊपर में, कौवा नोच नोच के खा रहा है भूखे प्यासे। यही है। तो 1194 में चंदावर के युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी से युद्ध होता है। और मोहम्मद गौरी से जब युद्ध होता है चंदावर के युद्ध में 1194 में, तो जयचंद का हार हो जाता है और उसका मृत्यु इसी युद्ध के पश्चात हो जाता है, ठीक है। और फिर अंतिम रूप से क्या परिणाम निकलता है? इल्तुतमिश के द्वारा कन्नौज पर अधिकार कर लिया जाता है और गढ़वाल वंश का सत्यानाश हो जाता है, ठीक है। खेल खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कौन सा वंश पढ़ने वाले हैं? चौहान वंश। कौन सा वंश? चौहान। चौहान के बाद चंदेल आएगा, चंदेल के बाद परमार आएगा, फिर कौन आएगा? चालुक्य, फिर सोलंकी। तो तब तक के लिए टेक केयर, घर में मेहनत करो अच्छे से।